विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पहले अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने जितना सीखा था एक बार उसका पुनरावर्तन करते हैं। हमने पिछले वीडियो में सीखा कि जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो इसे फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगने वाले सारे पौधे गेहूं के हों। फिर हमने देखा कि अलग अलग ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को हम मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं, पहला खरीफ फसल और दूसरा रबी फसल। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं, जिसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। फिर हमने देखा कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। फिर हम लोगों ने फसल आधारित कृषि पद्धतियां देखी। उसमें देखा कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां कहलाते हैं। यह पद्धतियां निम्न क्रम में हैं, जिनमें से हमने मिट्टी तैयार करना, बुआई करना और खाद अथवा उर्वरक देना तक सीख लिया था। अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं। हमारा अगला सोपान आता है सिंचाई। विद्यार्थी मित्रों, निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना आवश्यक होता है। इस पद्धति को ही सिंचाई कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पौधों के विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगर उन्हें जल पर्याप्त मात्रा में न मिले तो वे सूख सकते हैं। इसलिए उन्हें जल योग्य समय पर और पर्याप्त मात्रा में मिलता रहना चाहिए। पादप जड़ों द्वारा जल का शोषण कर जानने योग्य बता दूं कि पादप जल के साथ साथ उर्वरकों और पोषक अर्थात खनिज तत्वों का भी जमीन से शोषण करती है। पौधों में लगभग 90% जितना जल होता है। बीजों के अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी को हमें नमीयुक्त अर्थात जल से भरा हुआ बनाए रखना पड़ता है, जिसके लिए खेतों में नियमित रूप में जल देना पड़ता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं भिन्न ऋतुओं में अलग अलग हो सकती है। हमें अलग अलग ऋतुओं में खेतों में पानी देने की आवश्यकता भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। गर्मी में फसल को अधिक मात्रा में पानी देना पड़ता है। यहाँ पर यह नोट करने वाली बात है कि गर्मी की ऋतु में तापमान अधिक होने के कारण फसल में रहा हुआ जो पानी है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा उड़ जाता है, जिसके कारण फसल को और अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए गर्मी की ऋतु में फसल को अधिक पानी देना जरूरी बनता है, नहीं तो हमारी फसलें सूख सकती हैं। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? तो हम जानते हैं कि प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ पर सिंचाई के लिए कुएं, जलकूप, तालाब या झील, नदियां, उसके ऊपर बांध और नहरों का उपयोग किया जा रहा है। सिंचाई के पारंपरिक स्रोत जरा कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं। कुओं, झीलों, नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीके अपनाए गए हैं। कई जगहों पर मवेशी तथा मजदूरों का उपयोग इस पद्धति में किया जाता है। इस पद्धति के अंदर कुछ निम्न प्रकार की पद्धतियां हैं, जैसे कि मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट। यह सिंचाई की पारंपरिक पद्धतियां हैं जिनकी सहायता से खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। सिंचाई की आधुनिक पद्धतियां कौन कौन सी हैं? चलिए जरा उसके विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे छिड़काव तंत्र के बारे में। इस पद्धति में सिस्टम किस प्रकार का होता है वो आप इस चित्र को देख के समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है अथवा जमीन असमतल होती है वहां इस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। इस पद्धति में पाइपों के ऊपर के सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइपों में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। छिड़काव लोन, कॉफी के खेत अथवा अन्य कई फसलों के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस पद्धति से कम मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है और फसलों को योग्य मात्रा में पानी भी उपलब्ध कराया जाता है। दूसरी पद्धति है ड्रिप तंत्र। इस पद्धति में एक जल से भरी बड़ी टंकी के साथ पाइपों को जोड़कर पौधों के पास से पसार किया जाता है और पाइप में पौधों के पास छेद कर दिया जाता है। इस छेद के कारण क्या होता है? जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। इसीलिए तो इस तंत्र को ड्रिप तंत्र कहते हैं या टपक सिंचाई पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए यह श्रेष्ठ है। इससे
पौधों को बूंद बूंद करके जल मिलता है और जल का व्यय भी बहुत कम होता है। अतः जिन विस्तार में जल की बहुत कमी होती है उन विस्तारों में हम इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। इस चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे खेतों में इस पद्धति को अपनाया जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, कई बार खेतों में खरपतवार आपने उगी हुई देखी होगी। जी हाँ, खेतों में मुख्य फसल के साथ उग निकल आने वाली अवांछित फसल को ही हम खरपतवार कहते हैं। कई बार खेतों में हम जिस मुख्य फसल को बोते हैं उसके साथ कुछ ऐसे पौधे भी निकल आते हैं जो हमारे लिए किसी काम के नहीं होते या जिन्हें हमने नहीं बोया होता। क्या आप जानते हैं, इन्हें ही तो खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। इस खरपतवार को हमें हटाना जरूरी है। निराई करना क्यों जरूरी है उसकी चर्चा करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जब हम खेतों में फसल के अच्छे विकास के लिए जल एवं पोषक तत्वों को देते हैं तब ये जल, पोषक तत्व एवं सूर्य प्रकाश फसल की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। परंतु जब खरपतवार खेतों में उग निकल आती है तो वह जल, पोषक और सूर्य प्रकाश की फसल के साथ स्पर्धा करती है और फसल को मिलने वाले पोषक, सूर्य प्रकाश और जल का वे खुद उपयोग करती है और हमारी फसल को प्रभावित करती है, उसकी वृद्धि को रोक देती है। खरपतवार कटाई के समय में बाधा उत्पन्न करती है। यहाँ तक कि कुछ खरपतवार तो विषैले भी होते हैं जो कि मनुष्य और पशुओं के अगर खाने में आ जाएं तो विषैलापन पैदा करती हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, खरपतवार पर नियंत्रण आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? फसल उगने से पहले खेतों को जोतकर खरपतवार को जड़ों से उखाड़ा जा सकता है, जिससे वे सूखकर मर जाती हैं और मिट्टी में मिल जाती हैं। खरपतवार हटाने का एक श्रेष्ठ समय होता है उसमें पुष्प एवं बीज में उगने से पहले हटा देना। खरपतवार को हाथों से उखाड़कर या जमीन के पास से काटकर हटाया जाता है, जिसके लिए कई बार खुरपी या हैरों की सहायता भी ली जाती है। इन चित्रों में आप देख सकते हैं कि खरपतवार निकालने के लिए किस प्रकार के साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई साधन ना हो तो आप हाथों से भी तो उसे उखाड़ सकते हैं। खरपतवार नाशी को हटाने के लिए कई बार रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। यह रसायन 2,4-D है। इन रसायनों को जल में मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से फसलों पर छिड़काव किया जाता है। खरपतवार नाशी का उपयोग करने से खरपतवार के पौधे तो मर जाते हैं, परंतु हमारी फसल को उससे कोई नुकसान नहीं होता। खरपतवार छांटते समय किसान के स्वास्थ्य पर इसकी हानिकारक असर हो सकती है, इसीलिए किसान को सलाह दी जाती है कि वह चेहरे पर कपड़े को बांधकर छिड़काव करें ताकि उनके स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किसान मित्र ने किस तरह से चेहरे को ढका हुआ है। अगला हमारा स्टेप आता है कटाई। विद्यार्थियों, फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लिया जाता है या फिर उसे धरातल यानी जमीन के पास से काट लिया जाता है। लगभग एक फसल के पकने में 3 से 4 महीने तक का समय लगता है। दरांती की सहायता से अथवा हार्वेस्टर की सहायता से हम कटाई कर सकते हैं। काटी गई फसल से दानों के भूसों को अलग करना होता है। इस पद्धति को हम थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन नामक मशीन द्वारा किया जाता है। यह वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का एक संयुक्त रूप होता है। प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि किसान खेतों में फसल से दाने अलग करने के लिए बड़े पट्टे पर फसल को पछाड़ते थे, फटकते थे, जिससे दाने अलग हो जाते थे। इस चित्र में आप विनोवर अथवा कॉम्बाइन का चित्र देख सकते हैं कि ये किस प्रकार के साधन होते हैं। भारत के कई विस्तारों में जब फसल की कटाई की जाती है तब वह एक उत्सव का माहौल होता है। क्यों न हो भला, 4 से 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जब फसल उगती है तब वह उत्सव मनाने का समय होता है। इसलिए भारत के कई विस्तारों में पर्व मनाए जाते हैं, जैसे कि पोंगल, होली, नबान्या, बिहू या वैसाखी। इनमें से कई त्योहारों के विषय में तो आप परिचित होंगे ही। विद्यार्थी मित्रों, अब हमारी फसल तैयार हो चुकी है। हमने उसे काट भी लिया है, कई उत्सव भी तो मना लिए। अब इस कटी हुई फसल से दानों को अलग किया गया और उन दानों को हम संग्रह करते हैं। इन संग्रह को ही हम भंडारण के नाम से जानते हैं। फसल के दानों को अलग कर लेने के बाद उसे संग्रह करना ही तो भंडारण कहा जाता है। सर्वप्रथम बीजों को धूप में सुखाकर उसमें रही हुई नमी को दूर किया जाता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यदि फसल के दानों में नमी रही होगी तो उसमें कई सूक्ष्म जीवाणु
जैसे कि बैक्टीरिया या फंजाई लग सकते हैं, जिससे हमारी फसल खराब हो सकती है। इसीलिए उन्हें सुखाया जाता है और नमी की मात्रा को कम किया जाता है। अनाज का भंडारण करने से उन्हें नमी, कीट, चूहों या अन्य सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखा जा सकता है। हम हमारे घरों में बीजों का भंडारण जूट के बोरों में, धातु के बड़े पात्रों में करते हैं। इनमें अनाज को सुरक्षित रखने के लिए हम नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों को पड़ने नहीं देती। बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण करने के लिए साइलो का उपयोग किया जाता है या उन्हें बड़े भंडार गृह अथवा कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जहां अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए कई बार रासायनिक उपचार भी किया जाता है, दवाइयों का छिड़काव भी किया जाता है। तो हमने देखा कि हमारे लिए वनस्पतियां किस तरह से हमें अनाज प्रदान करती हैं, परंतु कई बार हम जंतुओं से भी तो भोजन प्राप्त करते हैं। आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हम कुछ खाद्य पदार्थ और उनके स्रोतों की चर्चा करते हैं, जैसे कि दूध। हम जानते हैं कि दूध हमें गाय, भैंस, बकरी या ऊंटनी से प्राप्त होता है। मांस हम मुर्गी या टर्की जैसे जंतुओं से प्राप्त करते हैं और अंडा मुर्गी या बतख जैसे जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। यह भी तो हमारे खाद्य पदार्थ ही हैं, परंतु इनके स्रोत पादप स्रोत नहीं है, इनके स्रोत जंतु। विद्यार्थी मित्रों, इस सारणी से हमने इतना तो सीखा कि जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के किनारे में रहने वाले जो लोग हैं, वे मछली का मुख्य आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अपने घरों में अथवा फार्म में पालतू पशुओं को पालते हैं। उन पशुओं को उचित भोजन, देखभाल और आवास की आवश्यकता होती है। इस पद्धति को हम पशुपालन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि मछलियों से हमें कोड लिवर ऑयल मिलता है, जिसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। यहाँ हमारा यह अध्याय पूर्ण होता है। इस अध्याय में हमने फसल, उसके प्रबंधन और उसके वितरण के विषय में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो को आप अपने विद्यार्थी मित्रों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। धन्यवाद।